नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तंबाकू नोशी करना कोरोना वेरिएंट से जुड़े खतरात में 50% इजाफा कर देता है। हर साल दुनिया भर में 70 से 80 लाख अफराद तंबाकू नोशी के बायस अपनी कीमती जानों को खो बैठते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 39% मर्द जबकि 9% खवातीन इसके इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। बाज़ लोग स्मोकिंग और शीशा जैसी चीज़ों को शान तस्वुर करते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। ओरल कैंसर जैसी तकलीफ दे मर्ज इसकी बड़ी वजह बनते हैं। इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिपार्टमेंट हेड ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट एट JPMC डॉक्टर गुलाम हैदर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, स्मोकिंग, छालिया या पान जैसी चीज़ों का इस्तेमाल अब बढ़ता चला जा रहा है, ये हमारी ओरल हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, पाकिस्तान में जो सबसे पहला कॉमन कैंसर है वो कराची और हैदराबाद और लाड़काना और ठट्टा के एरिया में जी मुंह का कैंसर है। उसकी बड़ी वजह गुटखा, पान और छालिया है। जी अगर हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की बात करें तो मुंह का कैंसर अमूमन 12वें-13वें नंबर पर आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में ये ख़वातीन में दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर के बाद जी और मर्दों में पहले नंबर पे आता है। जी और उसके बाद सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि ये लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास आने के बजाय होम्योपैथिक और दम दरूद के पास करने चले जाते हैं और वहाँ से फिर पहले स्टेज के कैंसर को चौथे स्टेज पे पहुँचने के बाद फिर आते हैं हमारे पास, जब कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ओरल कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाता है? पेशेंट्स क्या अलामतें लेकर आपके पास आते हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत बड़े ग्रोथ के साथ आते हैं। जी। इब्तिदाई स्टेज में, स्टेज 1-2 में आने का रेशो बहुत कम है। ठीक है। और जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अच्छा खासा बड़ा ग्रोथ लेके आता है, जिससे ब्लीडिंग हो रही होती है, मुंह नहीं खुल रहा होता जी और दर्द हो रहा होता है, और दूर से ही पेशेंट के चेहरे पे बहुत बड़ा एक ट्यूमर नज़र आ रहा होता है। इस स्टेज पे आते हैं जब कुछ हो नहीं पाता, जी ट्रीटमेंट कामयाब नहीं होता उस स्टेज पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अलामतें हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास काफ़ी देर बाद आते हैं, तो वो कौन सी अलामतें हैं जिसे हमें जहन में रखना चाहिए? और अगर ऐसी अलामतें हमें हो रही हैं तो वी हैव टू रश टू द डॉक्टर। खुसूसन ऐसे पेशेंट ऐसे लोग जो पान गुटखा के आदी हैं जी और नस्वार खाते हैं या छालिया खाते हैं, उनके मुंह में अगर कोई ऐसा ज़ख़म हो जाए जो काफ़ी दिनों से आम डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो रहा हो, जी, जिसको कम से कम महीने से ज़्यादा हो चुका हो, तो उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए और इंस्पेक्शन कराना चाहिए और उसकी बायोप्सी कराना चाहिए। तो उस स्टेज पे अमूमन 90% ठीक होने के चांस होते हैं। अच्छा, पहले और दूसरे स्टेज पे जो है वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ब्लीडिंग किस सूरत में शुरू होती है? जी, ब्लीडिंग तब शुरू होती है जब बहुत ग्रोथ बढ़ जाता है और जब वो स्किन फट जाता है तब ब्लीडिंग शुरू होती है, और ये स्टेज अमूमन चौथे स्टेज पे होता है। बिल्कुल ठीक है, और ये स्टेज जो है वो चौथे स्टेज पे होता है। डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे पेशेंट हैं जिसे बायोप्सी रिकमेंड की जाती है, तो बायोप्सी करने का रीज़न क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है? बायोप्सी का रीज़न ये होता है कि इसमें पता चलता है कि इसके अंदर कैंसर है या नहीं, और दूसरी बात है कैंसर की टाइप कौन सी है, क्योंकि हर टाइप का अलग ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को कैंसर की टाइप्स भी बताइए। अब मुंह के कैंसर के जब हवाले से हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो कैंसर होता है पान गुटखा और छालिया से, जी, वो जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर ऑपरेशन से ही होता है। ठीक है। ऑपरेशन के बाद फिर इनको रेडिएशन भी मिलता है और कीमो भी साथ साथ लगता है। जी। और जो एक और अनकॉमन कैंसर है जिसमें कीमो से ही इलाज हो सकता है, लेकिन वो कॉमन नहीं है, उसका पता चलना सिर्फ बायोप्सी से ही पता चलना होता है। जी। तो बायोप्सी के बगैर कोई दुनिया में कहीं भी कैंसर के ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं किया जाता। तो ये तीनों वजह हैं जिसकी वजह से बायोप्सी करना ज़रूरी होता है। एक तो टाइप का पता चले कैंसर है या नहीं वो पता चले, और फिर
कौन सी टाइप है तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट मिलेगी। और अगर हमें बायोप्सी में ये मालूम होता है डॉक्टर साहब कि ये कैंसर नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज़ होती है और इसका ट्रीटमेंट फिर कैसे जी, होता है? ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं जो कैंसर की तरह लगता है लेकिन नहीं होता। तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, टीबी हो सकता है, फंगस हो सकता है। जी तो उसके लिए कोर्स होता है 6 हफ्ते का या 6 महीने का। उस ट्रीटमेंट से वो ख़त्म हो जाता है। जी। तो इसलिए बायोप्सी ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये कैंसर है या नहीं। अच्छा, ये जो ओरल कैंसर के जो सेल्स होते हैं ये कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं? इसके ग्रोथ रेट डिफरेंट होते हैं। कुछ कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और हफ्तों में काफ़ी चौथे स्टेज पे आ जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कुछ बहुत स्लोली ग्रो में होते हैं। जी तो हर कैंसर का बिहेवियर डिफरेंट होता है, जी। उनका ग्रोथ रेट डिफरेंट होता है। तो क्या यंगस्टर्स में भी जो है वो ये चीज़ पाई जा रही है, नौजवानों में भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ओरल कैंसर के? बिल्कुल, हमारे पास जो केस है उनमें ज़्यादातर यंग हैं और आप समझ लें कि 20 से 40 ईयर्स के दरमियान वाले जो बहुत एक्टिव जिनका रोल होता है माशरे में, फैमिली के अंदर, जी उनमें ये ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, ओरल कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मज़ीद भी इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ओरल कैंसर के हवाले से। नाज़रीन, जब हम किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपकी फ़ैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, कैंसर का ताल्लुक क्या हेरिडिटी से है या नहीं, ये सवाल भी कर लेते हैं। डॉक्टर गुलाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को कैंसर जैसा मर्ज़ लाहक है तो क्या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक एज में आके हमें भी इस तकलीफ़ दे मर्ज़ से गुजरना पड़ेगा? जी, बहुत सारे कैंसर हैं जो फैमिली में रन करता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है जी और पैंक्रियास और प्रोस्टेट का कैंसर है। जी और ख़ास तौर पे जो कैंसर किसी यंग फैमिली मेम्बर में होते हैं तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उसकी बेसिस जेनेटिक्स के ऊपर हो और वो फैमिली में रन कर सकता है। जी स्पेशली 25 साल की उम्र में हुआ है, 45 साल से कम उम्र में किसी को कैंसर हुआ है ब्रेस्ट का या ओवरी का, जी तो उनमें ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जेनेटिक काजेज़ की वजह से हुआ हो। जी और उसके अंदर हम एक जेनेटिक टेस्ट करते हैं। अगर वो उस पेशेंट में पॉजिटिव आता है तो पूरी फैमिली का स्क्रीनिंग करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन जो मुंह के कैंसर है उसमें और लंग कैंसर में जेनेटिक काजेज़ नहीं होती, वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर जो हम चीज़ें खाते हैं जिनकी वजह सबको मालूम है, जी स्मोकिंग, पान, गुटखा, इनकी वजह से होता है। इनमें कोई हेरिडेटरी काज है ही नहीं। तो जो स्पेशली जो मुंह और लंग का कैंसर है ये जी बच सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। ये हाईली प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं जो हम अपनी कोताही की वजह से हम इसमें मुब्तला होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को भी जी और सोसाइटी के लेवल पे भी कैंपेन चलाना चाहिए, और क्योंकि इनका आउटकम पूरी दुनिया में बहुत पुअर है। अच्छा और डॉक्टर बच साहब, ये सकते जो हैं आप हम। बता रहे हैं हेरिडिटी के कैंसर के हवाले से कि कुछ कैंसर्स हैं जो कि हमारे जिनियात में हैं, तो हम जो पेशेंट्स हैं या जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ये मर्ज़ लाहक था, वो घर बैठे अपना चेकअप कैसे करें? कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उन्हें करवाने चाहिए? अगर किसी फैमिली मेम्बर को 50 साल से कम उम्र में आंतों का कैंसर हुआ है या ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है, ओवरी का हुआ है, तो उनका एक जेनेटिक टेस्ट हुआ हमारे पास बहुत अवेलेबल है। जी वो टेस्ट अगर उस पेशेंट में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम उनकी पूरी फैमिली को उस टेस्ट को एडवाइस करते हैं और वो करके जी पता चल जाता है कि ये वाकई में जेनेटिकली ट्रांसमिट होने वाली कैंसर है या नहीं है। जब तक कैंसर ना हो उससे पहले हम नहीं करते हैं, ये बगैर कैंसर के एडवाइस नहीं करते। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले हम बायोप्सी के हवाले से बात कर रहे थे, तो बायोप्सी रिपोर्ट में क्या ये इम्कानात नज़र आ जाते हैं कि कैंसर किस नौइयत का है?
बिल्कुल, बायोप्सी में हर चीज़ का पता चलता है कि एक तो ये कैंसर है या नहीं, जी और कैंसर नहीं है तो कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो कैंसर की तरह के बड़े बड़े ज़ख्म पैदा कर सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट तो आसान होता है। और जी कैंसर है तो बहुत एग्रेसिव कैंसर है, स्लो ग्रोइंग कैंसर है। जी और कौन सा कैंसर है जिसका इलाज सर्जरी से होना है, किसका कीमो से, किसका जी रेडियोथेरेपी से होना है। कैंसर के जो बिहेवियर है उसका पता चलता है बायोप्सी से, और अच्छा उस बिहेवियर के हिसाब से हम ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं। किसी में तीनों ट्रीटमेंट बारी बारी देते हैं, किसी में दो चीज़ें साथ भी देते हैं, रेडिएशन और कीमो एक साथ शुरू करते हैं। जी तो वो बायोप्सी ही बताता है कि इस पर्टिकुलर कैंसर को क्या ट्रीटमेंट देना है और इसमें कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये चीज़ें बायोप्सी के बगैर पता नहीं चलता, और ज़्यादातर लोग बायोप्सी से भागते हैं जी और वो चाहते हैं कि बायोप्सी के बगैर कोई ट्रीटमेंट हो। और जब ये अल्टरनेटिव थेरेपी वाले जो हकीम और दूसरे लोग हैं वो बायोप्सी के बगैर इलाज करते हैं, तो वो लोग उनकी तरफ चले जाते हैं बायोप्सी से बचने के लिए। जी और फिर अल्टीमेटली हमारे पास जब आते हैं तो इतना बढ़ चुका होता है, जी तो बायोप्सी कर भी लें तो हम उनकी लाइफ में थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं जी और थोड़ी उनकी तकलीफ को कम कर सकते हैं, लेकिन डिजीज़ फ्री नहीं कर सकते। डिजीज़ फ्री नहीं कर ये सकते। नहीं कर सकते। जब ये काफ़ी एडवांस स्टेज में आता है तो सिर्फ उनकी तकलीफ को कम कर सकते हैं, डिजीज़ ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां हम ओरल कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं, वहां स्मोकिंग हमारे फेफड़ों को स्लोली ग्रेजुअली जो है वो मुतासर कर रहा होता है। फौरी भले हमें पता नहीं चलता, लेकिन आने वाले वक्त में हमें एक तकलीफ़ दे मर्ज से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल। एक तो सिगरेट से फेफड़े ख़राब हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसके अंदर कैंसर पैदा होने के चांसेस दिन ब दिन बढ़ता रहता है। और इसका डायरेक्टली ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग और नंबर ऑफ स्मोकिंग जी से इसका गहरा ताल्लुक़ होता है। कितना सिगरेट पर डे और कितने अरसे तक पिया है, जी उससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है कितने रिस्क पे है कैंसर के लिए। जी और ज़्यादातर लोग जो 10-20 साल से ज़्यादा अरसा सिगरेट तवातुर से पीते हैं, जी उनमें स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं कि वो सिटी स्कैन करके देखते रहें कि इनमें कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा। अच्छा, सिटी स्कैन के थ्रू हमें पता चल सकता है डॉक्टर साहब? जी पता चल सकता है। तो ये जो हाई रिस्क वाले लोग हैं जी जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर ये रिकमेंडेशन आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अच्छा कि डॉक्टर साहब, इनको यहीं स्क्रीन से करना कंटिन्यू चाहिए। करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम जो स्लो कर दें ताकि हम आपको ठीक तरीके से सुन सकें। असल में मेरी जो दाढ़ है ना, मेरी जो दाढ़ है, जो मसूड़ा है ना मेरे, वहाँ पर एक वो गांठ सी होती है, कुछ मैं वहाँ पर कभी कभी मेरे पैन होता है, दर्द होता है मेरे। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात तो नहीं कि खुदा ना खास्ता कैंसर बन रहा हो, मुझे पता ना हो। आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगी? जी, मेरी जो दाढ़ है ना, जहाँ से हम खाते हैं दाढ़, जी 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 मेरा जो मसूड़ा है दाढ़ का, जी वहाँ जी पर एक छोटी सी उतली महसूस होती है मुझे, फूला हुआ सा कुछ ठीक है। गांठ हो जाती है कुछ सी, वो मुझे महसूस होती है मसूड़े में। अच्छा, आपको महसूस होती है? मैं उंगली भी लगाती हूँ ना, तो वो मतलब कुछ मोटा मोटा सा है, यहाँ पे मसूड़े पे फूला हुआ है अंदर, मसूड़ा बहुत फूला हुआ है मेरे अंदर ना। तो अल्लाह ना करे कोई कैंसर तो नहीं बनना, खुदा ना खास्ता, तो काफी सालों से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से हमें कॉल थी। डॉक्टर साहब, आपने इनका सवाल सुना। दाढ़ में जो है वो उनको एक गुठली है जो शायद रिवॉल्व हो रही है और उनको डर है कि ये कैंसर ना हो, तो ये क्या अलामत है एक? जी बिल्कुल। अगर दाढ़ में कोई ऐसी निशान है या कोई दाना है, धब्बा है जो काफ़ी टाइम से सही नहीं हो रहा, जी आपने डेंटल सर्जन को भी दिखाया, ENT सर्जन को भी दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी दिए और गार्गल्स के लिए एंटीसेप्टिक्स दवाइयाँ भी दी जो इन्फेक्शन को क्लियर करता है, इसके बावजूद सही नहीं हो रहा है, जी तो आपको इसके लिए प्रॉपर ओपिनियन लेना चाहिए। जी ऑन्कोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा स्टेज भी है जिस पे अगर ये तशख़ीस हो जाए जी। बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो इसमें आप डिले ना करें, किसी से आप कंसल्ट करें। अच्छा, ऐसे स्टेज पे फिर डॉक्टर साहब बायोप्सी ही रिकमेंड की जाती है? अगर कोई चीज़ है, गुठली है, वो रिवॉल्व हो रही है,
तो फिर इसके लिए भी हमें बायोप्सी की तरफ जाना पड़ेगा? पहले हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और गार्गल्स देते हैं, ठीक है। जिससे इन्फेक्शन अगर हो तो वो सही हो जाता है। अगर उससे नहीं हो, मल्टीपल एंटीबायोटिक कोर्स के बाद भी सही नहीं हो तो फिर बायोप्सी लाजमी करना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, फेफड़ों के कैंसर के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि अर्ली स्टेजेस पे इसे डायग्नोज कैसे किया जा सकता है और पेशेंट आपके पास इसकी क्या अलामतें लेके आ रहे हैं? जी, कैंसर जो लंग का होता है उसके बहुत डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट अलामत होते हैं जी और वो डिपेंड करते हैं कि लंग के किस पोर्शन में है। जी अगर वो सांस की नाली के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसमें मरीज़ बलगम में खून के साथ, खांसी के साथ, सांस में तकलीफ के साथ आ सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो लंग के बिल्कुल सेंटर में है तो पता ही नहीं चलेगा, वो खामोशी से बढ़ता रहेगा। जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सांस फूलने लगेगा, सीने में दर्द होने लगेगा, तब आएगा। और जब हम स्कैन करेंगे जी तो पता चलेगा कि ये पूरा एक साइड का लंग डैमेज हो चुका है। कभी ये पेशेंट सांस फूलने के साथ आते हैं और चेस्ट के अंदर पानी आता है जी और उसकी वजह ये होती है कि ये जो ट्यूमर है वो फेफड़े के बिल्कुल पेरिफेरी में होता है, यानी जस्ट रिब के नीचे जो लंग का हिस्सा है जी उसके अंदर जब बनता है तो ये काफ़ी अमाउंट में फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर ब्लड भी आता है तो लंग को कोलैप्स कर देता है और लंग के बाहर जो केज है जिसके अंदर लंग होता है उसके अंदर काफ़ी ब्लड और फ्लूइड जम हो जाता है, जी जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, बिल्कुल ठीक लंग है। एक्सपैंड नहीं होता। फिर उस वक्त पेशेंट जब आता है तो वो भी काफ़ी एडवांस हो चुका होता है। तो इसीलिए जिनको ये हिस्ट्री है स्मोकिंग की काफ़ी जी लंबी, उनको ये सिटी स्कैन के ज़रिए स्क्रीनिंग का एक रिकमेंडेशन है, उससे पता चल जाता है। और जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जी उनको स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ईद मोहम्मद कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। मैम ये अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर गुलाम हैदर साहब, मैं इनके पास अपने भाई को लेके गए थे तकरीबन 5 तो स्कूल से। आप इनके पास अपने भाई को लेके गए थे? ये भाई को लेके गए थे तकरीबन 4-5 दिन पहले। मेरे भाई की इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, इतनी कंडीशन क्या पूछे मत। हमारे ऊपर जो है ना कलमे जो है ना पड़े थे उन्होंने। फिर उनके पास जो है ना ट्यूब डालने की कोई सहूलत ऑप्शन मौजूद नहीं थी। फिर उनको हम आगा खान लेके गए, हमारे को एम्बुलेंस की सहूलत भी मुयसर नहीं हुई। फिर हम आगा खान आए, वहाँ से मैं एम्बुलेंस लेके गया, उनको इमरजेंसी लेके गए। अभी उनकी जो है ना तबीयत में काफी बेहतरी आई है। किस चीज़ का कैंसर था आपके भाई को? ये थायराइड के अंदर है, लेपोमेनिया है थायराइड के अंदर, वो दूध के अंदर। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जब किसी का भी प्यारा जो है वो तकलीफ़ में होता है तो फिर इस तरह की कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो अपनी तरफ से, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो अपने पेशेंट को सेहतयाब करके अपने घर वापस भेजे। जी डॉक्टर गुलाम, हम बात कर रहे थे लंग कैंसर के हवाले से, तो इसकी अलामतें आप बता रहे थे। जी, तो लंग कैंसर में जो अलामत होते हैं वो डिपेंड करता है कि लंग कैंसर किस जगह पे, क्योंकि लंग एक बहुत बड़ा अज़ा है जी दोनों चेस्ट में, बिल्कुल दोनों साइड पे फैला हुआ है। जी और एक तरफ ये एक साइड पे हार्ट है, दूसरे साइड पे रिब्स हैं, चेस्ट वॉल है, उसके अंदर एक कैविटी है। जी जब कैविटी के करीब जब बनता है तो उसके अंदर पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से लंग एक्सपेंशन मुतासिर होता है और जी पेशेंट सांस फूलने के साथ प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास, या इमरजेंसी में आता है या फिर क्लिनिक में आता है। जी तो ये अलामत डिफरेंट होते हैं डिफरेंट पेशेंट में। इब्तिदा में अलामत नहीं होते, लेकिन एक ये अच्छी बात होती है अगर किसी के सेंट्रल एयरवे में अगर हो तो जी बहुत अर्ली स्टेज पर पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटा भी दाना हो जी उस वक्त खांसी ज़्यादा होती है। तो जब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं पता चलता है कि ये इनके मेजर एयरवेज के अंदर एक दाना बन रहा है, जी तो वो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। उसके अंदर फिर क्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर स्टेज में काफ़ी एडवांस स्टेज में आता है और पूरी दुनिया में इसका आउटकम बहुत पुअर है लंग कैंसर का। और बेहतर ये है कि हम जो प्रिवेंशन है उसकी तरफ जाएं। इसके सिगरेट से स्टेजेस बचें। कितने होते हैं डॉक्टर? स्टेजेस 4 होते हैं। ठीक है। पहले स्टेज में ट्यूमर बहुत छोटा होता है, वो क्यूरेबल होता है, सर्जरी के बाद और कुछ करना नहीं पड़ता।
दूसरे में भी सर्जिकली रिसेक्ट कर सकते हैं हम, उसके बाद फिर कीमो भी देते हैं जी। और तीसरे स्टेज में हम उनको सर्जरी पे नहीं जाते, कीमो रेडिएशन साथ देते हैं, उससे ठीक होने के चांसेस 30% होते हैं। बिल्कुल। लेकिन लाइफ लॉन्ग सर्विलेंस पे रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी वापस आ सकता है, तो इसलिए हम स्कैन करते रहते हैं, मरीज़ को चेक करते रहते हैं। इनिशियली 3 मंथली चेक करते हैं, फिर जितने ज़्यादा टाइम कैंसर फ्री रहे जी। तो हम फॉलो बहुत देर से करते हैं। 4 में तो ठीक नहीं होता, लेकिन अलबत्ता आजकल जो इम्यूनोथेरेपी आया है उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी भी बात करेंगे डॉक्टर साहब। कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं सीना बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मुझे ना आज से 10 साल हो गए मेरा ना इलाज हुआ है कैंसर का। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, तो इलाज हुआ। अब क्या ना, अब मुझे दोबारा से ना, एक तो कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है, मेरा वजन बहुत जल्दी कम हुआ है, शुगर की भी पेशेंट हो गई हूँ। पर है ना मेरे ना जिगर में पता नहीं कोई मसला है, मेरे ना दर्द बहुत कभी कभी दर्द हो जाता है शुरू, और ना साथ ही ना बुखार होता है मुझे। पेट में ना अजीब किस्म का खिंचाव शुरू होता है और बुखार हो जाता है। हड्डियों में भी बहुत ज्यादा दर्द है मेरे, और मुझसे बर्दाश्त होती है। अब ना जिसे कहते हैं ना, बुखार अक्सर रहने लग गया है दोबारा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आया दोबारा कैंसर के इलाज टेस्ट कराऊं या ये वैसे ही कोई मसला है, मुझे अब इसकी समझ नहीं आ रही। मेरी बहन भी इसी कंडीशन में ना, उसे भी कैंसर है, ये पिछले साल ही वो फौत हुई है, इसी तरह ही ना उसकी भी हालत हुई। तो आपने अपने डॉक्टर से रिजू किया था? मेरा शौकत खानन में इलाज हुआ था, और ना उसके बाद उन्होंने मेरी फाइल अभी बंद कर दी थी कि मेरा इलाज कंप्लीट हो गया था। पर है ना अब फिर है ना मुझे लग रहा है कि यहाँ तो मुझे कैंसर का मसला है, क्योंकि एक तो मेरा वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है, और साथ है ना मुझे अब ना अक्सर वैसे बुखार रहने लग गया, मुंह से खून भी आता है कभी कभी। तो यहाँ तो दांतों के मसले से आ रहा है, यहाँ वैसे ही क्या खून आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? समझ ही नहीं आई बात। अच्छा नहीं, असल में इनकी आवाज़ में जो प्रॉब्लम थी, इनको पहले जो है वो ब्रेस्ट कैंसर था, जो कि अब वो रिकवर हो गया, लेकिन अक्सर और बेशतर जो है वो अब इनकी तबीयत जो है वो नासाज रहती है, और इन्हें डाउट है कि अब दोबारा मुझे फिर से एक बार ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया, और बेशतर जो है वो उन्हें बुखार भी ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है। जी, तो जिनको एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर हो चुका होता है, वो डिजीज़ फ्री हो चुका होता है, उनमें रिकरेंस के चांसेस हमेशा होते हैं। इसीलिए तो इन पेशेंट को हम रेगुलर एवरी 3 मंथली फॉलो पे रखते हैं, और उनका एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन जी लाजमी करते हैं। तो इनको भी चाहिए जहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट कराया था वहाँ पे जाएं, डॉक्टर से मिलें और अपने कंप्लेंट बताएं जी, ताकि वो उस हिसाब से उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। और ज़रूरी नहीं कि कैंसर वापस आया हो सकता है कुछ और भी मसला हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो डॉक्टर देखेंगे, फिर रेलेवेंट मेडिकल डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास भेजेंगे जी, तो इसका उनको लाइट नहीं लेना चाहिए जी, इसके लिए प्रॉपर वर्कअप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, कीमोथेरेपी की तरफ कब जाया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने जिक्र किया था कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी की तरफ कब जाया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर गुलाम बताइएगा, अगर हम बात करें फेफड़ों के कैंसर के हवाले से, तो कीमोथेरेपी का क्या प्रोसीजर होता है, किस हिसाब से उन्हें साइकिल्स दी जाती हैं? जी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोप्सी में हमें पता चलता है कि कौन सा कैंसर है जो कीमो से ट्रीट करना है, कौन सा है जो सर्जरी से करना है, कौन सा है जो रेडिएशन से फ़ायदा होना है। जी, ये सब हमें बायोप्सी रिपोर्ट बताएगा। और कुछ ऐसे कैंसर है लंग के जिसमें टारगेटेड थेरेपी का बड़ा रोल है,
जिसमें ओरल पिल्स लेते हैं और बहुत मैजिक रिस्पॉन्स मिलता है। जी। और कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें इम्यूनोथेरापी का रोल है और उसका भी बायोप्सी के रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन से पेशेंट को इम्यूनोथेरापी मिलना है। जी। तो वो सारे टारगेटेड थेरापी होते हैं, इम्यूनोथेरापी और टारगेटेड थेरापी। जी। जिनमें ये चीज़ें नहीं हो सकती उनको हम कीमोथेरापी देते हैं। ठीक है। और कीमोथेरापी अमूमन उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको या तो सर्जरी पॉसिबल हो, सर्जरी के बाद जो नॉन विजिबल डिजीज़ हो सकते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, उसको हम कीमो रेडिएशन एक साथ दे के ख़त्म करते हैं। जी। और दूसरा ये जो पेशेंट है जिनमें अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम रेडिएशन की तरफ जाते हैं या कीमोथेरेपी की तरफ जाते हैं? वो लंग में तो हम दोनों साथ ही देते हैं। अच्छा, साथ ही अगर देते हैं। पेशेंट का डिजीज़ स्टेज 3 तक है तो उसमें हम कीमो रेडिएशन साथ देते हैं, और स्टेज 2 है तो पहले सर्जरी करते हैं फिर रेडिएशन देते हैं। ठीक है। उसके साथ किसी को कीमो देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। स्टेज 4 में अमूमन कीमो ही देते हैं और कीमो के साथ इम्यूनोथेरापी भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कीमो के भी ड्रग्स डिफरेंट होते हैं, हर ड्रग के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं कीमो के, जो सब में हो सकते हैं, उनमें उल्टी, मतली और बाल झड़ना जी। और वाइट सेल कम होना, रेड सेल कम होना। जी। इसके लिए हम पहले से पेशेंट को एहतियाती तौर पर दवाई दे देते हैं जो घर पे पेशेंट लेते रहेंगे, और फिर हम उनको हर हफ्ते में ब्लड काउंट्स के साथ बुलाते हैं। जी। उनको ओपीडी में फॉलो करते हैं। जी। और कीमोथेरापी के साथ साथ इम्यूनोथेरापी भी देते हैं स्टेज 4 कैंसर के अंदर। जी। और स्टेज 3 में बाद में कीमो और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद भी अच्छा डॉक्टर साहब, इम्यूनोथेरापी ये भी देते हैं। बताइएगा कीमोथेरेपी को और हम इम्यूनोथेरेपी को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, रशीद सिंह साहब बोल रहा हूँ औरंगी टाउन से। जी सवाल कीजिए। ये मेरे दिमाग में बचपन में जो है कैंसर हुआ था, तो इलाज हुआ था मेरा, लेकिन अभी जो है मेरी गुद्दी के ऊपर जो है ना वो कांटे बनी हुई हैं। कभी वो बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, और मेरा दिमाग बंद हो जाता है। कभी कभी गाड़ी चलाता हूँ तो रास्ता भूल जाता हूँ, लेकिन अब इतना होता है कि मैं रुक जाता हूँ। लेकिन ये मेरे वालिद साहब और वालदा ने माजून जो है दिमाग की, वो खाता हूँ तो फिर उससे मेरा दिमाग चलता है, वरना दिमाग मेरा बंद हो जाता है फिर। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, आपका कब इलाज हुआ था और उसमें क्या हुआ था? सर्जरी, रेडिएशन, कीमो सब हुआ था या एक ही चीज़ हुआ था? मेरे सिर्फ दिमाग सर्जरी हुआ था? में कोड़ा निकला था, वो बहुत चला के डाल के वो मवाद निकाला जाता था, और वालदा बताती है मेरा दिमाग सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। उसके बाद जो है वो मेरा सर दबा हुआ भी है, दवा 2-3 जगह से, लेकिन मैं बाल नहीं कटवाता हूँ शुरू से ही बाल, लेकिन दिमाग मेरा बंद हो जाता है। और माजून खाता हूँ ना दिमाग की तो सही हो जाता है सर। ये गुर्दों पर मेरे जो है वो निकले हैं, हड्डियाँ निकली हैं, तो कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको न्यूरो सर्जन, जी, इसके लिए आपको न्यूरो मेडिसिन और न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करना होगा। वो लोग पहले आपको एग्जामिन करेंगे, MRI करेंगे, उसके बाद वो ज़रूरी समझे तो ऑन्कोलॉजिस्ट को भेजेंगे, अदरवाइज वो खुद ही डील करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, किस नौयत का कैंसर हो सकता है? दिमाग का सिटी स्कैन कराओ ना। जी आप दोबारा बताइए। डॉक्टर दिमाग का सिटी स्कैन करवा लूँ? जी बिल्कुल, MRI करना होता है, दिमाग का ज़्यादा अच्छा MRI होता है। आप MRI करा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत वेलकम। जी डॉक्टर साहब, तो हमें कराची से कॉल थी और कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में वाज़िह फ़र्क क्या है डॉक्टर साहब? जी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जी। कीमोथेरेपी ये कोई टारगेटेड थेरेपी नहीं है, इसमें कैंसर सेल्स को जो इंजेक्शन के ज़रिए कीमोथेरेपी नामी ड्रग्स देते हैं जी, वो डायरेक्टली कैंसर सेल को किल करते हैं। ठीक है। और इम्यूनोथेरेपी में ये होता है कि डायरेक्टली कैंसर सेल को किल नहीं करते हैं, हम ऐसे इंजेक्शन देते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जो हमारे अंदर वाइट सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी की डिफेंस होता है, जी, वो अपने कैंसर सेल को अपना बॉडी का टिश्यू समझ के उनको किल नहीं करते। जी, तो ये जो इंजेक्शन हम देते हैं तो वो इंजेक्शन हमारे इम्यून सेल्स को, वाइट सेल्स को ये बताता है कि ये हमारे जो कैंसर सेल है ये हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे सेल नहीं है, जी, इनको टारगेट करो।
ठीक है उनको निशानदी करते हैं तो हमारे अपने जो वाइट सेल होते हैं वो इतने एफिशिएंट होते हैं जी कि वो कैंसर सेल्स को मार देते हैं, जिससे हमें इतने साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते जिस तरह कीमोथेरेपी के होते हैं। इसमें मरीज़ कमज़ोर नहीं होता जी जिस तरह कीमोथेरेपी में होता है। काफ़ी सिक हो जाता है कीमो के दौरान पेशेंट कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए। ये चीज़ इम्यूनोथेरेपी में नहीं होता। जी तो इसको आप कह सकते हैं कि एक टारगेटेड थेरेपी है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। जी कीमोथेरेपी में बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, वी हैव 30 सेकेंड। डॉक्टर साहब बताइएगा कैंसर पेशेंट को क्या डाइट लेनी चाहिए मुख्तसर? जी, कैंसर पेशेंट को ये यूनिफॉर्म इसमें कंसेंसस है कि ज़्यादातर फ्रूट ज़्यादा लेने चाहिए, वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए जो चीज़ें हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, और एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जी अडॉप्ट करना चाहिए और फिज़िकल एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट रोल है हेल्दी फिजिकल रहने के लिए। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा होनी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। जी नाज़रीन, कैंसर जैसे मुज़र मर्ज़ के हवाले से आज हमने बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।